सूरज अंदर का नजारा देखकर चौंक जाता है। अंदर एक भूत कढ़ाई में इंसान के हाथ के पकौड़े तल रहा होता है और फिर उन पकौड़ों को एक थाली में निकाल रहा होता है। और भूत के ठीक पीछे चांदपुर नाम से एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बहुत मशहूर पकौड़ों की दुकान लगा करती थी। उस दुकान को एक बूढ़ा व्यक्ति चलाता था जिसको लोग रामू काका कहते थे। रामू काका के पकौड़े इतने मशहूर होते हैं कि उनकी दुकान के बाहर लोगों की बहुत भीड़ जमा होती थी। वहीं उनकी दुकान पे खड़े ग्राहक रामू काका से बात कर रहे होते हैं। अरे वाह रामू काका, आपके पकौड़े खाए बिना तो मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। ये एकदम लाजवाब पकौड़े हैं। बिल्कुल सही कहा भाई। ऐसी खुशबू तो पूरे जिले के किसी भी पकौड़े की दुकान से नहीं आती। ये तो सिर्फ रामू काका के हाथों का जादू है। जो भी एक बार रामू काका के हाथों के पकौड़े खा ले, वो अपनी उंगलियां चाटने लग जाता है। अगली सुबह लोग गांव की चौपाल पर इकट्ठा होते हैं। लोग बहुत घबराए हुए होते हैं क्योंकि कल रात से 2 लोग गांव से लापता हो जाते हैं। अरे मुखिया जी, कल शाम से महेंद्र और गोपाल का कुछ पता नहीं चल रहा है। बस कल शाम को जब मैं अपने घर की ओर जा रहा था तो मैंने उन्हें रामू काका के पकौड़े की दुकान के पास खड़ा देखा। हे भगवान, मैंने तो ये भी सुना है कि जो भी रामू काका के एक बार पकौड़े खाता है वो अचानक से लापता हो जाता है और कभी मिलता भी नहीं। अरे सीमा भाभी, कैसी अफवाह फैला रहे हो? अरे रामू काका तो बस अपने हाथों से बने पकौड़े बेचते हैं, कोई मानव तस्करी का धंधा नहीं करते। सभी लोगों की बात सुनकर वह खड़ा गांव का मुखिया लोगों से बोलता है। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है कि जो भी रामू काका के पकौड़े खाता है वो कुछ दिनों में गांव से लापता हो जाता है। इसलिए मैंने गांव की भलाई के लिए एक फैसला लिया है कि कोई भी गांव वाला रामू काका के दुकान के पकौड़े ना खाए। मुखिया के इतना कहने से गांव के कुछ लोग मुखिया की बात को मानते हैं, पर वहीं कुछ लोग मुखिया की इन सभी बातों को अनदेखा कर देते हैं। पर पूरे गांव में डर का बहुत भयंकर माहौल बना होता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया शादीशुदा जोड़ा अपना हनीमून बनाने आता है, जिसमें लड़के का नाम सूरज और लड़की का नाम प्रिया होता है। सूरज जब छोटा था तो वो इस गांव में रहा करता था, पर सूरज की अच्छी पढ़ाई के लिए उसके माता पिता ने एक गांव छोड़कर शहर में रहना शुरू कर दिया। कई सालों बाद सूरज वापस अपने गांव में अपनी पत्नी के साथ हनीमून बनाने आया है। अरे वाह सूरज, तुम्हारा गांव तो बहुत सुंदर है। ये ठंडी ठंडी और शुद्ध हवा और ये खुला आसमान, जी करता है इस जिंदगी भर मैं यही रह जाऊं। बिल्कुल सही कह रही हो प्रिया। मैं भी कितने सालों बाद अपने गांव आया हूँ और देख के लगता ही नहीं कि ये बरसों की बात हो। ऐसा लगता है कि कल ही मैं दोस्तों के साथ इधर खेला करता हुआ। वो दोनों खुशी खुशी बात करते हुए सूरज के पुराने घर की ओर जा रहे होते हैं, पर उन लोगों को पता ही नहीं कि गांव में क्या खौफनाक घटनाएं घट रही है। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रिया सूरज से बोलती है। सूरज, हमें यहाँ गाँव आकर अभी 3-4 दिन ही हुए हैं और तुमने मुझे बस ये खेत खलियान और तालाब ही दिखाया है, पर तुमने मुझे अभी तक गांव का बाजार क्यों नहीं दिखाया? बोलो। अरे प्रिया, ये खेत खलियान तालाब यही तो गांव की असली खूबसूरती है। और तुम्हें पता है, जब कल हम दोनों खेतों में हाथों में हाथ डाल के घूम रहे थे तो तुम्हारे चेहरे पे कितनी खुशी थी। तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जंगल से खूबसूरत हिरनी बगीचों में घूम रही है। अब बताओ कि इससे खूबसूरत चीज कहीं हो सकती है? प्रिया ये बात सुनकर हंसने लग जाती है और सूरज से बोलती है। बस ये रोमांटिक बातें करके तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ और मुझे बस ये बताओ कि तुम मुझे गांव का बाजार घुमाने कब ले जाओगे? क्यों ना आप शाम को चलते हैं बाजार और तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दिला दूंगा। पक्का सूरज? अरे बाबा पक्का, जो तुम बोलोगी वो सब दिला दूंगा। अब तो गुस्सा मत हो। यह बात सुनकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है। फिर शाम को वो दोनों बाजार घूमने निकलते हैं।
वहीं कुछ दूरी पे चलने के बाद उन्हें गांव का मुखिया मिलता है। प्रणाम मुखिया जी, पहचाना? मैं सूरज, तुलसी देवी का बेटा। अरे सूरज बेटा, तुम कब आए शहर से? और ये बिटिया कौन है तुम्हारे साथ? जी, कुछ दिन पहले ही मैं आया था और ये मेरी पत्नी है प्रिया। हम दोनों यहाँ गांव घूमने आए हैं। अच्छा तो बताओ प्रिया बेटा, कैसा लगा हमारा गांव? भले ही शहर जैसी बड़ी बिल्डिंग ना हो, पर हमारे गांव बहुत खूबसूरत और सुंदर है। जी मुखिया जी, ये गांव मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन मुझे बहुत पसंद आया। इसलिए मैं और सूरज अब गांव के बाजार की तरफ जा रहे हैं। मुखिया और सूरज एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रिया को पकौड़ों की भीनी भीनी खुशबू आने लग जाती है और वो बोलती है, सूरज, ये पकौड़ों की खुशबू कहाँ से आ रही है? खुशबू से ही मालूम पड़ता है कि ये पकौड़े बहुत स्वादिष्ट होंगे। चलो ना सूरज, मुझे भी ये पकौड़े खाने हैं। तुम मुझे ये पकौड़े दिलाओगे ना? खुशबू तो मुझे भी आ रही है। सूरज और प्रिया की ये बात सुनकर वह खड़ा मुखिया कहता है, अरे नहीं नहीं सूरज बेटा, ये पकौड़े मत खाना। ये हमारे गांव के रामू काका के पकौड़ों की खुशबू है। तुम लोग कुछ दिन पहले ही इस गांव में आए हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता कि जो भी रामू काका के पकौड़े खाता है वो अचानक से गांव से लापता हो जाता है। लापता? आप क्या कह रहे हो मुखिया जी? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप हमें साफ साफ बताइए। मुखिया उन दोनों को गांव में हो रही घटनाएं बताने लग जाता है कि कैसे लोग रामू काका के पकौड़े खाते हैं और फिर लापता हो जाते हैं। यह बात सुनकर सूरज मुखिया से कहता है, अरे मुखिया जी, समय बदल चुका है और आप अभी भी इन दख्यानुसी बातों को मानते हो। अरे माना कि तुम शहर वाले इन बातों को नहीं मानते, पर मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। मानो मेरी बात। मुखिया ने सूरज और प्रिया को बहुत समझाया, पर वो दोनों मुखिया की बात बिल्कुल भी नहीं मानते और फिर वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से मुखिया उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करता है। अरे सूरज बेटा सुनो, सुनो मेरी बात, वहाँ मत जाओ वहाँ। हे भगवान, इन दोनों बच्चों की रक्षा करना कि ये रामू काका के अगले शिकार न बने। सूरज और प्रिया जाकर रामू काका की दुकान के पास खड़े हो जाते हैं। रामू काका देखते हैं कि उनकी दुकान के आगे दो लोग खड़े हैं। फिर रामू काका उनसे बोलते हैं, आओ आओ बेटा, लगता है इस गांव में नए लोग मालूम पड़ते हो। मेरे पकौड़े खाओगे? ताजे ताजे और करारे पकौड़े हैं, अभी अभी गर्मा गर्म तेल से निकाले हैं। जी काका जी, आपके पकौड़ों की खुशबू तो पूरे गांव में फैली हुई है, जिससे हम आपकी पकौड़ों की दुकान के पास खींच चले आए। बस आप अब एक प्लेट पकौड़े लगा दीजिए। फिर रामू काका एक प्लेट में पकौड़ी लगाकर प्रिया को दे देते हैं। वहाँ खड़ी प्रिया उन्हें बड़े चाव से खाने लग जाती है। प्रिया को वो पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए वो रामू काका की बहुत तारीफ करती है। फिर कुछ देर बाद प्रिया और सूरज अपने घर की ओर चले जाते हैं। प्रिया को वो पकौड़े इतने अच्छे लगते हैं कि वो पूरे रास्ते और घर आने पर भी उनकी तारीफ करे बिना थकती नहीं। सूरज, वो पकौड़े कितने स्वादिष्ट थे, अभी भी मुंह से उनका जायका नहीं जा रहा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतने स्वादिष्ट पकौड़े नहीं खाए। पर तुमने वो पकौड़े क्यों नहीं खाए? बोलो, सच बताओ सूरज, तुमने वो पकौड़े मिस कर दिए। अरे बस बस प्रिया, वो पकौड़ा ही तो थे और तुम तो उनकी इतनी तारीफ कर रहे हो कि वो एक कोहिनूर का हीरा हो। और दूसरी बात, तुम तो जानती हो कि मैं बाहर का ज्यादा खाना खाता नहीं। अब तुम अपनी पकौड़ों की गाथा बंद करो और चलो सोने, रात बहुत हो गई है। इतना कहकर वो दोनों सोने चले जाते हैं। फिर आधी रात को प्रिया हिलने लग जाती है और थोड़ी देर बाद बेड के बगल में खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद प्रिया नींद में कहीं चले जा रही होती है। वही बेड पे सो रहा सूरज को थोड़ी सी आहट होती है और वो देखता है कि उसकी बगल में प्रिया नहीं होती। अरे ये प्रिया कहाँ गई? अभी तो मेरे बगल में सो रही थी और ये अचानक से कहाँ चली गई? सूरज प्रिया को ढूंढते ढूंढते घर के बाहर आ जाता है और वो देखता है कि प्रिया कहीं चल ही जा रही होती है। सूरज प्रिया को पीछे से बहुत आवाज लगाता है, प्रिया, प्रिया रुको, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? रुको। सूरज भी प्रिया का पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते सूरज देखता है
कि प्रिया उसी पकौड़े वाले रामू काका की दुकान के अंदर चली जा रही होती है। हे भगवान, ये प्रिया तो उस पकौड़े वाले रामू काका की दुकान के अंदर चली गई। मुखिया जी ने कहा था कि रामू काका के पकौड़े मत खाना, पर मैंने नहीं सुनी। हे भगवान, मेरी प्रिया की रक्षा करना। सूरज देखता है दुकान के साइड में एक खिड़की होती है, वो उससे अंदर झांकता है। सूरज अंदर का नजारा देखकर चौंक जाता है। अंदर एक भूत कढ़ाई में इंसान के हाथ के पकौड़े तल रहा होता है और फिर उन पकौड़ों को एक थाली में निकाल रहा होता है। और भूत के ठीक पीछे प्रिया खड़ी होती है जो अपने होश आवाज में बिल्कुल नहीं होती। हे भगवान, ये पकौड़े वाला तो भूत निकला। मेरी प्रिया की जान को अब खतरा है। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये भूत मेरे प्रिया को मार देगा। भूत जैसे ही पीछे मुड़ता है और वो प्रिया को देखकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। भूत की हंसने की आवाज सुनकर प्रिया को होश आता है और वो अपने सामने भूत को देखकर चौंक जाती है और डर के मारे कांपने लग जाती है। तुम कौन हो और मैं ये कहाँ पर हूँ? सूरज कहाँ है? सूरज। तुम मेरी दुकान में हो। यहाँ पर मैं इंसान के शरीर से पकौड़े बनाता हूँ और आज तुम्हारी बारी है पकौड़े बनने की। नहीं, मुझे मत मारो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तुम सब लोगों ने ही है। मैं भी इस गांव में रहता था। मैं बहुत गरीब था। मेरे पास पेट भरने तक के पैसे नहीं थे, पर एक दिन भूख के चक्कर में मैंने भी एक दुकान से रोटी चुराई। सिर्फ एक रोटी। मगर इन गांव वालों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे इतना मारा कि मैं वो पिटाई सहन नहीं कर पाया और मेरी मौत हो गई। तब से मैं एक भूत बन गया और तब से मैं इन गांव वालों का पेट भरता हूँ। इन्हीं लोगों को मारकर, इन्हीं के शरीर से पकौड़े बनाकर इन्हीं का पेट भरता हूँ। और आज तुम्हारी बारी है। भूत वह बड़ा चाकू लेकर प्रिया की तरफ बढ़ने लग जाता है। प्रिया भी डरते डरते अपने कदम पीछे की ओर ले रही होती है। नहीं, छोड़ दो, मुझे मत मारो। सूरज। प्रिया ये कह ही रही होती है कि तभी प्रिया का पैर एक लाल मिर्च की कटोरी से टकरा जाता है। प्रिया हिम्मत करके वो लाल मिर्च को अपने हाथों में लेती है और भूत की आंखों में डाल देती है। लाल मिर्च पड़ने से भूत को बहुत जलन होने लग जाती है। मेरी आंखें जल रही है। भूत को बहुत जलन होने के कारण भूत अपना शरीर संभाल नहीं पाता और फिसल जाता है। उसका हाथ जाकर तेल से भरी गर्मा गर्म कढ़ाई में चला जाता है और भूत का हाथ जलने लग जाता है। बाहर खड़ा सूरज जल्दी से अंदर आता है और भूत को कढ़ाई में धक्का दे देता है। भूत का शरीर पूरी तरह से कढ़ाई में जलने लग जाता है और वो चिल्ला कर मदद मांगने लग जाता है। बुझाओ, इस आग को बुझाओ। फिर कुछ समय बाद भूत का शरीर उसी कढ़ाई में राख बन जाता है। फिर अगले दिन प्रिया और सूरज अपने साथ हुई पूरी घटना गांव वालों को बताते हैं और ये भी कि कैसे गांव से पकौड़े वाले भूत का आतंक खत्म हो गया है।